अपने इस ऑनलाइन शिक्षण में अपना जो विषय है सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं का, उसमें अपना पाठ 2 जो था भूमि मृदा वन्य जीव संरक्षण वाला, उसके प्रश्न उत्तर हैं। वैसे तो अपना कक्षा 8वीं का ये पाठ्यक्रम है, तो मैंने आपको बार बार जब लेसन करवाया है, पाठ पढ़ाया, तो मैंने आपको निवेदन किया है कि आप पाठ को पढ़ते समय, बिंदुओं को समझते समय छोटे छोटे प्रश्न बना करके और पाठ को पूरा करें। लेकिन आपने पाठ के जो पीछे के प्रश्न हैं वो आपने किए होंगे, है ना, करने का प्रयास किया होगा कि कहाँ किसका उत्तर है। एक बार मैं स्पष्ट कर दूं और आपको सलाह देता हूँ। पहला प्रश्न है, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 मुख्य जलवायु कारक कौन से हैं? देखिए, आपको प्रश्न तो लिख रखा है, इसका उत्तर भी पुस्तक में लिखा हुआ है, लेकिन कई बार मैंने आपको निवेदन किया ना, यहाँ पर जो अपना लेसन देने का कार्य है वो भैया बहनों को कहाँ वो भ्रमित हो जाते हैं, कहाँ पर उनका जानते भी उत्तर गलत हो जाता है। प्रश्न है, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 मुख्य जलवायु कारक। अब यदि आपके ध्यान में आ गया कि प्रश्न क्या कह रहा है, यदि आपने केवल इतना ध्यान रखा कि मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं, तो फिर मामला हो सकता है कि आपका प्रश्न का उत्तर गलत हो सकता है, क्योंकि मृदा निर्माण के जो कारक हैं वो चित्र द्वारा आपको समझाए हैं, लेकिन उनको कई भागों में बांटा है। यहाँ पूछा है जलवायु कारक कौन से, तो जलवायु कारकों में मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी जो मुख्य जलवायु कारक है वो है, पहला वर्षा और दूसरा तापमान। इसको जलवायु का जो कारक है ये प्रमुख है कि इसके कारण से मृदा निर्माण को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण लिखिए। भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण लिखिए। आपको प्रश्न ध्यान में आना चाहिए कि भूमि के निम्नीकरण, भूमि जो निम्नीकरण है उसके कोई कारण क्या है कि आज जो भूमि का अपरदन हो रहा है, भूमि में जो उपजाऊ क्षमता है वो कम होती जा रही है, इसका निम्नीकरण का मतलब ये। मैंने आपको फिर बार बार निवेदन कर रहा हूँ, हमारे यदि शब्दावली समझ में आ गई तो निश्चित रूप से उस प्रश्न का उत्तर आप बहुत आसानी से, पूरा नहीं 50% दे देंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें जो हमारे ध्यान में है वैसे, लेकिन हमारे शब्दावली ध्यान में नहीं आती तो फिर हम उसमें कुछ नहीं कह पाते। ये कह रहा है भूमि निम्नीकरण, निम्नीकरण का मतलब है उसकी उपजाऊ क्षमता कम हो गई, उसमें भूमि के अपरदन के जो कारण है वो है मूला निम्नीकरण के 2 कारण में। पहला है वनोन्मूलन, सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण जो कारण है कि आज जो वनों की कटाई, वनों का इस भूमि से गायब होना जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप जानते हैं वन होंगे, वर्षा होगी तो सब कुछ संभव है ना। सारा जो भूमि निर्माण के अपरदन में या भूमि के उपजाऊपन में जो गिरावट आ रही है, उसका यदि बहुत महत्वपूर्ण कोई बिंदु है तो वो है वनोन्मूलन। यानी कि आज वनों को मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए, अर्थ के युग में अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए वनों को आंख बंद करके धुआंधार कटाई कर रहा है, वो इसका एक प्रमुख कारण है। अगला है, उसी में आज नई टेक्नोलॉजी के द्वारा हर मानव के मन में, मस्तिष्क में एक ही बात है कि मुझे अधिक से अधिक प्रोडक्ट करना है, अधिक से अधिक उत्पादन करना है। लेकिन उत्पादन करने के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जिन वस्तु का हम उपयोग ले रहे हैं उनसे कहीं हमें कुछ क्षण के लिए लाभ दिखाई दे रहा है, लेकिन जीवन में आगे बहुत बड़ा हमें नुकसान होने वाला है, और वह है कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग। आज आप देख रहे हैं कि हर, चाहे वो फसल होगी, चाहे फल फूल होंगे, सब में अधिक से अधिक उत्पादन के लिए आज अधिक से अधिक कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग हो रहा है। अगला है, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? ये तो शायद आपको ध्यान में है कि मानव उपयोगी वस्तुओं को संसाधन कहते हैं, मानव उपयोगी पदार्थों को संसाधन कहते हैं, लेकिन वो सारे के सारे
कि साहब मानव को केवल रहने के लिए भूमि पर भूमि चाहिए, लेकिन नहीं, बल्कि उसकी खाद्यान्न और अन्य आवश्यकताएं, चाहे वो खाद्यान्न होगी, चाहे उसके अन्य कोई भी, मैंने आपको बताया ना, चाहे औषधि होगी, चाहे कपड़ा होगा, चाहे अन्य 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 जो भी है, सारे जो भी है, सारे संसाधन इस भूमि से ही हमें प्राप्त होते हैं, है ना। तो आवश्यकताओं की पूर्ति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भूमि द्वारा ही पूरी होती है, इसलिए भूमि को एक हम महत्वपूर्ण संसाधन मानते हैं। तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों प्रश्न मैंने आपके उत्तर यहाँ पर, वैसे तो मैंने बताया ना पुस्तक में लिखे हुए, ये सारी बातें पुस्तक में लिखी हुई हैं, आपने पाठ को पढ़ करके ढूंढ भी ली होंगी। मुझे विश्वास है कि आपने जब पाठ मैंने पढ़ाया उसके बाद में आपने घर पर पढ़ा होगा, तो बड़ी कक्षा के भैया कक्षा अष्टम में आ गए ना, तो आपने इन प्रश्नों के उत्तर पाठ पढ़ के ढूंढे भी होंगे, उनके चिन्ह भी लगाए होंगे कि इस प्रश्न का उत्तर कहाँ है। देखिए एक बार मैंने आपको कि आप ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपने जो प्रश्न का उत्तर जो ढूंढा है वो सही है या नहीं है, इसलिए मैंने आपको इस श्याम पट पर इन प्रश्नों का उत्तर दिखा दिया है। अब अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, किन्हीं दो सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के लिए आरंभ किया है। प्रश्न क्या है, किन्हीं दो सोपानों का नाम बताना है हमें जो हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट ने पौधों और प्राणियों के लिए आरंभ किया है। तो पहला, सरकार ने क्या किया, इन पौधों और प्राणियों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय उद्यान क्या बनाए, राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्यों की स्थापना की है। आप जानते हो ना राष्ट्रीय उद्यान, इसके कारण पौधों का, आज जो वनस्पति का, आज जो पेड़ पौधों का उन्मूलन हो रहा है और वो धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, उसके लिए हमारी सरकार ने राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की है और उसी के साथ में अभ्यारण्यों की भी स्थापना की है। जो आज हमारे वन्य जीव हैं, उन वन्य जीवों को नष्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो प्रजातियां आज हमको दिखती बंद हो रही हैं, उन प्रजातियों को सुरक्षित रखने के लिए, उनके संरक्षण करने के लिए इन अभ्यारण्यों की स्थापना की है, पहला। दूसरा, जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार पर रोक लगाना। आज मानव धीरे धीरे, मैं तो कहूँगा कि मानव से वो धीरे धीरे दानव की ओर जा रहा है, वो अपनी जो प्रवृत्ति है उसको बदलता जा रहा है। इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण हमारी पाश्चात्य सभ्यता का हमारे ऊपर हावी होना है, और उसी में अपने यहाँ आप देख रहे हैं कि अपने जो जीव जंतु हैं उनको अंधाधुंध शिकार लोग करके मांसाहारी प्रवृत्ति बनती जा रही है। उस पर सरकार ने अपना नियम कानून बना करके जीव जंतुओं के शिकार पर रोक लगाई है। तो ये दोनों सोपान हो गए। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। ये तो शायद आपको मौखिक ही याद हो गया होगा कि जल संरक्षण, जल को सुरक्षित रखने के 3 तरीके, कोई भी आप लिख सकते हैं, आपके ज्ञान में बहुत सारे मैंने आपको तरीके बताए, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण जो है वो मैंने एक बार आपको यहाँ उत्तर के रूप में लिखा है। पहला है वर्षा जल का संग्रहण, यानी कि आज यदि जल का संरक्षण करना है तो उसमें महत्वपूर्ण जो बिंदु है, जो जिसके कारण हम इस जल जैसे संकट से निपट सकते हैं, जल जो हमारा संकट बना हुआ है, उस जल संकट में वो हम मानव जाति उससे अपना संघर्ष कर सकती है। तो सबसे पहला बिंदु है कि वर्षा के जल का संग्रहण करना। इस वर्षा के जल को अनायास बह करके नहीं जाने देना, पहली अब कार्य ये हुआ। दूसरा, अधिकाधिक वृक्षारोपण करना। मैंने इसमें, वैसे मैंने बताया ना कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें आपको महत्वपूर्ण कारण जिसके कारण हम सीधा सीधा सा जल संरक्षण को कर सकते हैं, तो सबसे अगला कारण है वृक्षारोपण। आप सब जानते हैं, बार बार मैं आपको कहूँगा तो ठीक नहीं लग रहा है कि जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है, आप जानते हैं, हमने छोटी कक्षा में पढ़ा है कि वृक्ष होंगे तो वर्षा होगी। तो आज जो वृक्ष का नष्ट होना, उन्मूलन होना, वो सबसे खतरनाक है। यदि जल संरक्षण के लिए हमें दूसरा बिंदु है तो वृक्षारोपण को अधिक बढ़ाना, वृक्षारोपण के लिए समाज को जागृत करना, ये दूसरा बिंदु हो गया। और तीसरा बिंदु है वो है कि आज
अपनी कृषि की जो व्यवस्था है उस कृषि व्यवस्था में फव्वारा पद्धति और वह आधुनिक पद्धतियां जो कि बहुत सारी हैं, अच्छी बीजों की किस्म ला करके बोना, कम पानी में अधिक फसल तैयार होना, इस प्रकार की जो नई टेक्नोलॉजी आई है उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करना। यदि हम ये कार्य करेंगे तो हमारे जल संरक्षण के जो बिंदु हैं उन बिंदुओं में हम अपनी सहभागिता पूरी निभा करके, और ऐसे तो बहुत सारे मैंने बताया ना कि हमें नदी तालाब झीलों के पानी को है ना दूषित होने से बचाना है, उनको ढक करके रखना है, उनको सुरक्षित रखना, ये बहुत सारे कारण हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जिसके कारण इस संकट से हम निपट सके उसके यदि प्रमुख कारण है तो इन 3 कारण मैंने आपको लिखा दिए। इस पाठ के ये जो 4 प्रश्न हैं ये मैंने आज आपको पूरे करा दिए। आप अपनी जो कॉपी बना रखी है उत्तर पुस्तिका उसमें आप इनको कर ले, और करने के बाद में फिर उनको याद भी साथ के साथ करते जाएं। अगले जो प्रश्न